नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे देश का जो मौजूदा विपक्ष है, जिसको कहते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज कौन से मुद्दे उठा रहा है, कल कौन से मुद्दे उठाए थे और आने वाले कल को कौन से मुद्दे को वो तूल देगा और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। अभी तो आप और हम देख रहे हैं कि जो बिहार में मतदाता सूचियों के सत्यापन का काम था, उसका विरोध कर रहे थे। पटना से लेकर के दिल्ली तक और बिहार विधानसभा के परिसर से लेकर के संसद के परिसर तक प्ले कार्ड दिखाए जा रहे थे, इसका विरोध किया जा रहा था। अचानक नेता प्रतिपक्ष को ये लगा कि कुछ साबित किया जाए। और क्या साबित किया जाए? कि वोटों की चोरी की जा रही है। अब वो वोटों की चोरी कैसे की जा रही है, इसको कैसे प्रमाणित करें? फिर उन्होंने बड़ा भारी रहस्य उद्घाटन किया। पहले तो एक भूमिका बनाई कि हमारे हाथ में एक ऐसा एटम बम आ गया है कि जिसको जब हम फोड़ेंगे तो चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं देगा। फिर बेंगलुरु में जाकर के एक प्रेजेंटेशन किया, मीडिया को इकट्ठा कर लिया, टीवी पर लाइव चल रहा था और उसमें इन्होंने बताया कि बहुत सारी मतदाता सूचियों में आवास का नंबर 0 लिखा हुआ है साहब। बहुत सारी सूचियों में फोटो अपडेट नहीं है। कई सूची ऐसी हैं, कई नाम ऐसे हैं जिनके पहली बार उस क्षेत्र में 50 की उम्र से अधिक के लोगों के पहली बार वोट बने हैं। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही और बाद में जब उसकी तहकीकात की गई तो चुनाव आयोग ने इनसे कहा कि या तो आपने जो आरोप लगाए हैं हस्ताक्षर के साथ एफिडेविट दाखिल करके इनको चुनाव आयोग में आप जमा करिए, हम इसकी जांच पड़ताल करा लेते हैं, या देश से माफी मांगिए कि आपने गलत बयानी की है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बड़ा धक्का पहुंचाने की कोशिश की है। अब एक नया शिगुफा छोड़ा गया है और ये शिगुफा कौन लेकर के आया है? इसी पूरी जो जमात है, ये इन्हीं में से एक चेहरा जो बार बार आपको हैरान परेशान करता है। इतनी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में इनके हवाले से पेश की जाती हैं और कैसे कैसे लोगों की तरफ से की जाती है। कोई पेगासस का विवाद है तो, मणिपुर का विवाद है तो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मामला है तो, इसके अलावा ये जो जमीयत वाले हैं, जब जब इनको जरूरत पड़ती है, वो चाहे बुलडोजर चल रहा हो या दूसरे तमाम काम हो रहे हों, उनको लेकर के कोई याचिका अगर दाखिल करता है दिखाई देता है और सबकी संभावनाओं की उम्मीद जहां लगी हुई है वो कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब जब से इन्होंने इस्तीफा दिया है जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से, तब से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और मैंने उनको फोन किया तो उनके पीए ने उठाया। उन्होंने कहा कि साहब आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने फोन किए तो उनके फोन नहीं उठ रहे हैं या वो लाइन पर नहीं आ रहे हैं। और सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी अवैध रूप से किसी को हिरासत में रखना, बाहर ना निकलने देना। और ऐसा लगता है कि गृह मंत्री के पास तो इसकी सूचना होगी, वो बताएं, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद में देख रहा था विपक्ष के कुछ दूसरे, जितेंद्र अवार्ड से लेकर के दूसरे लोगों ने उसको रीट्वीट करना शुरू किया है। जो तरीका है,
ये लुटियन मीडिया का भी, इकोसिस्टम का भी, कि कोई एक जगह से हुआ हुआ शुरू हो तो फिर सारे हुआ हुआ करने लगते हैं। तो वही एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो चर्चा को उन्हीं के साथ आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी का स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। तो साहब, एक नया शिगुफा, एक नया विषय, एक जिसको वो धमाका समझ रहे हैं, लेकर के सामने प्रस्तुत हुए हैं कपिल सिब्बल। देखिए, ये 11 साल का एक स्थायी पैटर्न है, कंसिस्टेंट पैटर्न है। हर दिन नया मुद्दा खोजो कि कैसे देश में अस्थिरता का माहौल बने, कैसे देश में एनार्की लाई जाए। सरकार को लगातार विवादों के घेरे में रखो। कभी जो है चुनाव आयोग को ले आओ, कभी पेगासस ले आओ, कभी मणिपुर ले आओ, कभी रफाल को ले आओ, और कभी आधार को ले आओ। और इस समय चुनाव आयोग चल रहा है, और वो बाकायदा चुनाव आयोग चोर है, ये तक भी लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। और जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी मुद्दा इन्होंने उठाया है, सबका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट जो है चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। और जो भी चुनाव आयोग ने कहा है कि आप जो है ऑन एफिडेविट बोलिए, अपने और आपके नाम से कोई चिट्ठी नहीं आती है, तो नहीं, शिकायत हम करेंगे, एक संवैधानिक संस्था के ऊपर करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, किसी नियम, कानून का और परंपरा का पालन हम नहीं करेंगे। और यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र जो है मर गया है। बस खाली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का वो वाक्य नहीं दोहराया है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। अब ये जो मामला ताजा आप बता रहे हैं, जो जो कपिल सिब्बल ने किया है, ये तो एजेंट प्रोवोकेटर इन चीफ है इंडिया के। हर मामले में ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अब इन्होंने जो है कपिल सिब्बल साहब दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं, और जब वो खुद कह रहे हैं कि हमने फोन किया, उनके पीए ने बताया कि साहब आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं, इसका मतलब वो अपने घर में मौजूद हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हम तो हैबियस कॉर्पस रिट फाइल करेंगे, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो अरे, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कभी जो है आमतौर पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं या जो अपराधी होते हैं उनके बारे में की जाती है। क्या क्या कभी कोई ऐसा सोच सकता है? अब आप देखिए कितनी दूर की बात ये है कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार उपराष्ट्रपति जो जो कल तक थे उनको उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनको गायब करवा सकती है। ये माहौल बनाया जा रहा है। और इसके पहले के जो गवर्नर साहब थे, सतपाल मलिक, वो लगातार इतना झूठ बोलते थे मोदी सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार की बातें करते थे। कभी भी सरकार ने उनके बारे में किसी नेता ने कभी कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। उनके खिलाफ जो है ये जरूर है, जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसकी गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने मामला दर्ज करके उनसे उसका ब्यौरा मांगा था। जब आप जो है एक बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य से प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाने की नीयत से, उनकी विश्वसनीयता के ऊपर दाग लगाने की नीयत से एक राजनीतिक ऑपरेशन चला रहे थे, और सतपाल मलिक किसका मोहरा थे, ये कोई छुपी बात नहीं है। तो जाहिर है कि सरकार को कुछ जो है उसके बदले में कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की गई। तो अब ये अब वो दुनिया से जा चुके हैं। तो अब क्या किया जाए? चुनाव आयोग के खिलाफ इतना जहर उगला, लगातार उगला, लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद उगला कि साहब जो है चुनाव लूटा गया, गड़बड़ की, सब बोल चुके हैं। और उन्होंने अपना एटम बम भी फोड़ दिया। वो एटम बम तो जो है बिल्कुल पटाखा भी नहीं निकला, वो तो क्या क्या रंगीला पटाखा था। तो अब जो है चुनाव आयोग उनसे यही तो कह रहा है कि भैया ऑन एफिडेविट दीजिए, तो वो तो नहीं मानेंगे। अब ये नया मामला ले आए। अब देखिएगा कि इसी मामले को सोमवार को संसद के दोनों सदनों में उसको मुद्दा बनाया जाएगा, और यहाँ तक कहा जाएगा कि धनखड़ साहब को बुलाया जाए और उनको उनसे बयान दिलवाया जाए। और इसमें कितनी खुराफात की जा रही है, कितनी साजिश की जा रही है। सीधे-सीधे गृह मंत्री को इसमें घसीटा जा रहा है। गृह मंत्री से क्या मतलब?
अगर उनके परिवार के लिए को धनखड़ साहब के परिवार के सामने कोई अगर कोई सुरक्षा की समस्या होती, उनका भी अपना एक सोशल एक दायरा है शहर में, उनसे बहुत लोग मिलने वाले होते होंगे, उनके परिवार के लोग हैं, उनके मित्र हैं, उनके पुराने संगी साथी हैं, कोई वो बहुत बड़े वकील रहे हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। सिब्बल साहब को पता नहीं कहाँ से खबर मिल गई कि साहब जो है सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया है। तो ये केवल एक जो है अराजकता पैदा करने के लिए सरकार की नीयत पर और सरकार की विश्वसनीयता पर एक सवाल पैदा करने के लिए जानबूझ करके एक नया पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश है। क्योंकि अब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। रोल रोल फाइनल और रोल पब्लिश भी हो गई। आज 9वां दिन है, अभी तक एक भी आपत्ति नहीं आई है और इसी महीने के अंत में फाइनल रोल पब्लिश हो जाएगी। तो वो मामले में दम दिख नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत और प्राइम मिनिस्टर ने खुल के जवाब दे दिया कि हम किसी भी स्थिति में एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरीज को हम नहीं खोलेंगे, चाहे कुछ भी हो और इसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया हम किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हैं। तो वहां भी मामला नहीं बन रहा। जब पीएम ने इतना कड़ा स्टैंड ले लिया और इतना कड़ा और संदेश दे दिया कि भारत किसी भी दशा में अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला। बाकी आज जो है इंडियन एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल ने बयान दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने विमान गिराए गए। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में लगातार लोकसभा के सत्र के पहले भी ये बयान दिया, सरकार बताया कितने रफाल गिरे। अरे आपने ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने गिरे? तो वहां भी विवाद नहीं पैदा हुआ, कोई सनसनी पैदा नहीं हुई। तो फिर जो है इलेक्शन कमीशन का एटम बॉम्ब ले आए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब जो है ये नया मामला लाया गया है और देखिएगा कहीं कल वीरेन इस जी मामले में कुछ कहीं और जोड़ा जाएगा। वीरेन जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये धनखड़ साहब में सत्यपाल मलिक ढूंढ रहे थे कि सत्यपाल मलिक ने जिस तरीके से वितंडा खड़ा किया था, बयानबाजी की थी, प्रधानमंत्री पर भी अटैक किया था, गृह मंत्री पर भी अटैक किया था, तो इनको उम्मीद थी कि इस्तीफे के बाद धनखड़ साहब भी सत्यपाल मलिक की राह पर चलेंगे, और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। वो तो चुप हैं, गरिमा के साथ बैठे हुए हैं, मर्यादा के साथ बैठे हुए हैं, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। देखिए धनखड़ साहब का जो पब्लिक लाइफ का जो अब तक का रिकॉर्ड है वो 40 ईयर्स से ज्यादा का है और इस 40 ईयर्स के दौर में वो विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे। तो धनखड़ साहब का जो जीवन अब तक रहा है 40 साल का, वो बिल्कुल विवादों से दूर रहा है। वो कभी किसी विवाद में नहीं रहे हैं और उनकी बहुत क्लीन पब्लिक इमेज है। मुझे लगता नहीं कि वो उस तरह का मोहरा बनेंगे और कोई बयानबाजी करेंगे। हालांकि उनके बारे में जो बातें छन के आई हैं इस्तीफे के बाद, वो अरविंद केजरीवाल और वगैरह तमाम लोगों के संपर्क में थे और सरकार के प्रति काफी कटुतापूर्ण बातें कर रहे थे। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पब्लिकली ह्यूमिलेट भी किया था, केंद्रीय कृषि मंत्री को। लेकिन अब चूंकि वो पद छोड़ चुके हैं और 75 की एज के हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि अब जो है धनखड़ साहब को ये समझ नहीं होगी कि जो लोग उनके पास आ रहे हैं सहानुभूति करने, प्रकट करने, वो उनकी नीयत क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो चाहते क्या हैं। वो चाहते यही है कि धनखड़ साहब कुछ बोलें और उससे कंट्रोवर्सी बने, सरकार के लिए परेशानी पैदा हो, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए और उसके बाद इनको किनारे कर दिया जाए और जो असली जो उसके सूत्रधार हैं कांग्रेस, वो मामले को टेक ओवर कर ले। तो ये लगातार कोई ना कोई मुद्दे पर ये जो है सरकार के पीछे पड़े रहेंगे और कोई ना कोई मुद्दा उछालते रहेंगे। ये चुप बैठने वाले नहीं है क्योंकि इनको अभी भी जब ये लग रहा है जब कि उन्होंने वीरेन जी, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके अगले दिन शरद पवार और विपक्ष के कुछ नेता उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए थे, और हुँ, धनखड़ साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, वो मिले नहीं थे। तो हुँ, इनको पहला धक्का तो उसी समय लग गया था, और संकेत मिल गए थे धनखड़ की तरफ से कि भैया मेरे कंधे पर बंदूक रख करके जो तुम चलाना चाहते हो नरेंद्र ये मोदी हो रहा या है, यही हो या रहा है। अमित शाह के ऊपर, वो मैं मौका नहीं दूंगा। तो पहला झटका तो उसी समय लग गया था। अब
दूसरा झटका ये लग रहा है कि वो सामने ही नहीं आ रहे, वो मिल ही नहीं रहे, वो इनका फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि विवाद कैसे खड़ा करें। मानसून सत्र खत्म होने के कगार पे है और 15 अगस्त हुँ, को प्रधानमंत्री के बोलने का भी समय आ गया है। तो कुछ ना हुँ। कुछ विवाद खड़ा करो किसी तरीके से। देखिए मानसून सत्र खत्म की का अंतिम दिन है 21 अगस्त। और इस बयान से मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि धनखड़ साहब ने मिलने से इनकार कर दिया, तो उन पर भी जो है दबाव बनाया जा रहा है कि आप बाहर निकलिए, आप बोलिए, कुछ बोलिए, बाहर तो आइए, कैमरे के सामने आइए और पत्रकारों से ही मिलिए, तो सवाल-जवाब होंगे, कुछ तो बोलेंगे। तो ये केवल अब ये जो है जैसा आपने कहा कि वो शरद पवार से नहीं मिले, तो अब ये भी हो सकता है कि उन पर भी दबाव बनाया जा रहा हो। और जो आज जो बोले हैं कपिल सिब्बल, उससे साफ लगता है कि जो वो बोले हैं ये भी पहली कड़ी है, ये पहली इंस्टॉलमेंट है, अभी कल कुछ और आएगा। ये खाली यही नहीं है, हो सकता है कि उनके किसी करीबी के हवाले से कुछ कहा जाए कि उनके ऊपर सरकार का दबाव है, सरकार का पहरा है, सरकार से उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि आप नहीं बोलेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे सनसनी पैदा हो, जिससे विवाद पैदा हो और सरकार को घसीटा जाए। भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें घसीटा जाए, ये है। और प्लस कास्ट एंगल तो जुड़ा ही हुआ है। फिर ये कहा जाएगा कि देखिए जाट नेता को जो है प्रताड़ना की जा रही है, जाट नेता को धमकाया जा रहा है और हरियाणा में, यूपी में और राजस्थान में जाट नेताओं को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर रही है बीजेपी के ऊपर। आपने देखा है कि हरियाणा के असेंबली चुनाव के पहले किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का जो जो रेसलिंग फेडरेशन का मामला था और हरियाणा के सारे पहलवानों ने धरना दिया इतने महीनों जंतर मंतर पे एक लड़की जो है विधायक भी बन गई उसकी तो अब लेकिन और जैसे ही हरियाणा का चुनाव हुआ और ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हुआ वो जो है सारा मामला ठंडा हो गया और यूपी में राष्ट्रीय लोकदल भी बीजेपी के साथ जो है गठबंधन में है उसके जो है एक एमपी है उसके दो एमपी है लोकसभा से एक राज्यसभा के हैं और जयंत चौधरी तो खैर खैर मंत्री हैं यूपी में भी उनके विधायक मंत्री हैं तो ये गठबंधन शांति से चल रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का उनको लगता है कि जो बीजेपी का जाट फ्रंट है ये कमजोर है हरियाणा में जाट बीजेपी के साथ नहीं है और यूपी में भी जो है माहौल बदलता रहता है और चुनाव नजदीक आ रहे हैं अब 1.5 साल से कम का समय मुश्किल से 1.5 साल बचा है और जनवरी 2027 में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मार्च में सरकार नहीं बन जाएगी तो ये कुल मिलाकर ये भी जो मुझे पूरी संभावना लग रही है ये यूपी के चुनाव को लेकर के एक लॉन्ग टर्म राजनीति है कि कैसे यूपी में जो है खुराफात की जाए क्योंकि बिहार के चुनाव से तो कोई कोई संबंध है नहीं जाट राजनीति का और तीन ना ही राज्यों बिहार में है से ना बंगाल से। बंगाल में भी ना जाट नहीं बंगाल है, से बिहार में भी नहीं है। हाँ बिहार में तो ये तीन ही राज्यों में है हरियाणा यूपी और राजस्थान तो ये सब देखिए और मैं तो कहूंगा कि आज इसका जो है बुली ऑफ किया गया है आज नहीं इन्होंने है तो प्रारंभ किया है जाट कई राज्यों में है, वैसे तो उत्तराखंड में भी है, जम्मू नहीं कश्मीर के लेकिन कुछ जो इलाके में जो भी है, जो मध्य प्रदेश में जो भी है, जो दिल्ली में भी है। आबादी आबादी सर्वाधिक दो राज्यों में है हरियाणा और वो राजस्थान हाँ, लेकिन पांच हाँ छह राज्यों में हाँ इनकी आबादी है। हाँ। 5-6 राज्यों में है। नहीं बड़ी आबादी हरियाणा में है ना बड़ी आबादी हरियाणा में है राजस्थान में है और वेस्टर्न यूपी में है तो आबादी मध्य प्रदेश में भी है लेकिन पॉलिटिकली पंजाब सिग्निफिकेंट नहीं है पंजाब हाँ में जट हाँ सिख हाँ बहुत बड़ी हाँ संख्या। हाँ हाँ तो यूपी और बिहार और राजस्थान में तो पॉलिटिकली दे आर वेरी सिग्निफिकेंट कम्युनिटी तो ये सब हो रहा है और एक शब्द में कहूं तो ये कुल मामला है वितंडावाद एक न एक मामले में वितंडा खड़ा किए रहो शांति नहीं होनी चाहिए सरकार किसी न किसी को सरकार को बैकफुट पे रखो सरकार कभी ना हमेशा जवाब देने की मुद्रा में रहे बस ये है आपने देखा किस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवाद बनाया गया कि सरकार बैकफुट पे आए अमेरिका से ट्रेड डील हो रही है उस पे विवाद बनाया गया कि सरकार जो है और यहाँ तक कहा राहुल गांधी ने देखिए सरेंडर कर देगा और ये मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप से डील साइन कर लेगा और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इनकी इनकी उम्मीदों पे इच्छा पे कुठाराघात किया
जो उसने पहले लगाया 25% टैरिफ, फिर 25% और बढ़ा दिया। तो उनका जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा झटका लगा है कांग्रेस को यूपी में, देश में। राहुल गांधी को लगा है कि वो अमेरिका को मुद्दा बना रहे थे, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उसको हैंडल किया है, तो उनके लिए कुछ स्कोप नहीं बचा कि वो कैसे इसको वैसे विवाद का तो विषय बनाए। मौजूदा घटनाक्रम ने राहुल गांधी के वितंडा, राहुल गांधी के दुष्प्रचार की हवा निकाल करके रख दी है, क्योंकि उन्होंने कहा था नरेंद्र सरेंडर, और हम्म। नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। क्या वाकई सरेंडर कर दिया? आज अगर सरेंडर कर दिया होता तो जो आज खुलासे किए हैं वायुसेना प्रमुख ने, अमरजीत हम्म। सिंह ने, तो वो क्या है? इन्होंने जो एक गोलमोल भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, कि 5 जेट गिर गए थे, और बदमाशी की थी कि किसी देश का नाम नहीं लिया था किस देश के कितने गिरे थे। तो राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया, मोदी जी 5 जहाज का सच क्या है, देश को जानने का अधिकार है। आज वायुसेना प्रमुख ने बता दिया सच क्या है, कि 5 जेट गिरे हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा अवाक्स जैसा जो उनका निगरानी करने के लिए बड़ा जहाज होता है वो गिराया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम गिराया, उनके रडार खत्म किए, उनके एयरबेस ध्वस्त कर दिए। सर तो जो 11 एयरबेस उनके जो है खत्म हो गए, बेकार हो गए, अभी भी ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं 11 एयरबेस। और 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 जो आपका ट्रेड डील थी, क्या नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के सामने? अगर किया होता तो आज जो स्थितियां हैं, 50% टैरिफ वो थोप चुके हैं भारत पर, ये सरेंडर करने की के संकेत हैं क्या भारत के? अरे सर, तो इन अमेरिकन मीडिया देख लीजिए, अमेरिकन मीडिया देख लीजिए, अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकन कंपनी ने $1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, और उनका कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे और ये तुगलकी फैसले लेंगे, तो अमेरिकन कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये फैसला सस्टेनेबल नहीं है अमेरिका के लिए। और दूसरी बात ये है, अब क्रिसमस आ रहा है दिसंबर में, और अमेरिकन कंपनीज अमेरिकन मार्केट में क्रिसमस के दौरान करीब $150 बिलियन की सेल होती है, लोग शॉपिंग करते हैं। तो वो सारा स्टॉक जो है सितंबर में करना शुरू कर देते हैं कि भाई अब क्रिसमस आ रहा है, और अक्टूबर से छुटपुट सेल शुरू हो जाती है और पीक पे आती है दिसंबर में। तो वो सब लोग परेशान हैं कि ये जो भूचाल आया हुआ है बाजार में, इससे उनको नुकसान होगा। और आप देखिएगा कि ये प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि इंडिया पे टैरिफ 15% पे तय कर दिया जाए। और राहुल गांधी को ये बात साफ देखनी चाहिए कि अमेरिका ने अपने पारंपरिक जो मित्र हैं, कनाडा को नहीं छोड़ा, यूरोपियन यूनियन को भी नहीं छोड़ा, स्विट्जरलैंड में आने वाली जो चॉकलेट के ऊपर 40% टैरिफ लगा दिया, मेक्सिको को नहीं छोड़ा जो कि नॉर्थ अफ्रीका में इजराइल अमेरिका का पड़ोसी है, इजराइल पर भी लगाया। इजराइल को नहीं छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा, और पूरे दुनिया में केवल भारत एक अकेला देश है जो अमेरिका के सामने डट के खड़ा है कि जो करना हो आपको कर लीजिए, हम तैयार हैं। चीन तक ने डील कर ली है अमेरिका से, और राहुल गांधी को ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है। पता नहीं। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनाव राजनीति के लिए तात्कालिक लाभ उठाने के लिए कुछ भी झूठ बोलेंगे। तो ये बातें बड़ी स्पष्ट हैं। तो चूंकि कोई मामला आपका क्लिक नहीं कर रहा है, कोई भी आप जो आवितंडा खड़ा करते हैं, वो टीवी कैमरा में 24 घंटे में दम तोड़ देता है, या सोशल मीडिया में चलता है 24 घंटे। कोई नैरेटिव आप सरकार के खिलाफ 11 साल से खड़ा नहीं कर पाए। आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं खोज पाए जिससे देश में सरकार के खिलाफ ये ये साबित हो कि हाँ, लोग नाराज हैं या कुछ रोष है। आप जनता को मोबिलाइज एक भी मुद्दे पे जनता को मोबिलाइज नहीं कर पाए आज तक। तो ये सब जो है ये चीजें बताती हैं कि इनके पास जो है कितनी बड़ी चुनौती है, और ये रोज नया मुद्दा खोज के लाते हैं। और ये भी मुद्दा बहुत शोध के बाद आया होगा, ऐसा नहीं है।
राहुल गांधी ने तैयारी कहा के है ना साथ, जब उन्होंने योजना के साथ, कि मैंने षड्यंत्र के कि तहत। मैंने 6 महीने रिसर्च कराई है, जो उन्होंने मामला उठाया था अपने इलेक्शन बॉम्ब का। तो ये बिल्कुल। अब आप एकदम तैयार रहिए, इसके ऊपर कल भी कुछ आएगा और निश्चित तौर पर इसको लेकर के लोकसभा या राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा करके हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और कपिल सिब्बल तो स्वयं राज्यसभा के सदस्य हैं। और बीच में जिक्र आया था सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक के बारे में इनका इकोसिस्टम एक हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। वो सही है झूठ है ये भी इस देश की जनता तय करेगी। वो बताएगी कि जो व्यवहार कुल मिलाकर के सत्यपाल मलिक का था, उस कथित किसान आंदोलन के दौरान भी, उसके बाद भी उनके जिस तरीके के अटैक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और वो जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के मीडिया में लगातार इंटरव्यू देकर के, और पुलवामा कांड को लेकर के भी जिस तरह के झूठ फैला रहे थे, और बाद में आरएसएस के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर जो टिप्पणियां की थी, उस पर उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया था। ये कहा था कि मैंने झूठ बोला है। ये भी उन्होंने थापर, करण थापर से एक्सेप्ट किया था कि मैंने झूठ बोला था कि नरेंद्र मोदी के बारे में अमित शाह ने ये नहीं कहा था कि उसका दिमाग फिर गया है। इस तरह की टिप्पणी कर दी थी। अब लोग कह रहे हैं कि साहब गवर्नर तो रहे ही थे, उनको एक सम्मान दिया जाना चाहिए था जब वो नहीं रहे, और उनकी मृत्यु के बाद सारे विवाद खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन जो लोग ये सब कह रहे हैं अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, प्रोटोकॉल का पालन किया जाए यहां तक भी ठीक है। लेकिन जब वो बिल्कुल अपनी अंतिम अवस्था में थे, जब उनको पता था कि उनकी किडनी भी खराब हो चुकी और वो बहुत लंबे समय तक अब जीवित नहीं रहेंगे, तब भी एक वीडियो वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं जो इन्होंने आज ही वायरल करने की कोशिश की है सोशल मीडिया पर। हम्म और हम्म इस हम्म वीडियो में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो हम्म आदमी अपने अंतिम समय में भी प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहे हों, तो क्या ये जो कड़वाहट सत्यपाल मलिक ने शुरू की थी, और वो भी बिना किसी बेस के, सरकार की गलती बस इतनी है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि रिश्वत देने की कोशिश हुई, उसकी सीबीआई जांच बैठा दी। तो इतने विवादों के अंदर ये सवाल खड़े करना कि उनको प्रोटोकॉल के मुताबिक राजकीय सम्मान के साथ विदाई नहीं दी गई, ये कितना रिलीवेंट और कितना सही मानते हैं आप? देखिए ये भी वही है कि विवाद खड़ा करो, वितंडा खड़ा करो और कहिए ये नहीं कहा आज कपिल सिब्बल ने, आज उन्होंने उन्होंने धनखड़ साहब की जाति का उल्लेख नहीं किया। बस ये उन्होंने छोड़ दिया, शायद कल कर देंगे। तो ये केवल जो है, जो पिछले 11 साल से जो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो इनकी कार्यशैली है, वो केवल शूट एंड शूट है। झूठ बोलो, भाग जाओ और नेक्स्ट डे नया झूठ ले आओ। ये 11 साल से हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। साउथ एशिया को भारत को बंटवाने का जो शुभ कार्य कांग्रेस ने किया था और हम लोगों को पाकिस्तान नाम का तोहफा दिया था, और जो नासूर जो है 1947 से लेके अब तक पचासों हजार लोगों की जान ले चुका है। हजारों की संख्या में भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में विस्फोट हो चुके हैं। 2016 से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को काबू में लाने का प्रयास कर रहे हैं। 2016 में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कांग्रेस ने सबूत मांगा। कांग्रेस ने कहा कि इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खून की दलाली करता है। फिर 2019 फरवरी में पुलवामा हुआ, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, उसका सबूत मांगा गया। फिर 2025 अप्रैल में पहलगाम हुआ, सरकार ने फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया और 2 दिन और 4 दिन में इतना प्रिसाइज था कि पाकिस्तान का जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम $10 बिलियन का नुकसान हुआ। इंडियन रूपी में 90,000 करोड़ रुपया। पाकिस्तान के में $1 $250 का है। आप उस हिसाब से जोड़ लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बैठता है।
यानी 9 साल लगे प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान को औकात दिखाने में, काबू करने में। और ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, रोका है, सस्पेंड नहीं किया है। कोई घटना होगी तो बिना किसी नोटिस के फिर से कार्रवाई होगी। इसके लिए कोई भी अपोजिशन के पास एक भी शब्द नहीं है। बस केवल पहले सबूत लाओ, सेना के ऊपर गंदे आरोप, सेना की साख पे हमला, सेना के प्रति अविश्वास पैदा करना, और यही सब हो रहा ऑपरेशन सिंदूर में। जब वहां कुछ नहीं मिला तो चुनाव आयोग पे आ गए, चुनाव आयोग पे कुछ नहीं मिला तो अब जो है धनखड़ पे आ गए। ये कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। अगर आपको याद हो, इस साल फरवरी में जब बजट सत्र शुरू हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने मीडिया एड्रेस में कहा था कि अब की बार बड़ा ये खुशकिस्मत है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि चुनाव के पहले कोई फुलझड़ी नहीं, वो लोग सत्र के पहले, संसद के सत्र के पहले कोई फुलझड़ी नहीं छोड़ी गई, कोई विवादास्पद विदेशों विषय से, नहीं लाया गया विदेशों से। विदेशों से। जी। और कभी हम्म। कभी पेगासस, कभी हिडेनबर्ग, कभी मणिपुर का वीडियो, कुछ ना कुछ लाओ और पूरा पार्लियामेंट सत्र मत चलने दो। ये पूरा एक पैटर्न है। अब जो है और अगर कल या परसों या 4 दिन बाद ये कोई नया विवाद नहीं खड़ा करेंगे, तब हमें आश्चर्य होगा कि भाई क्या हो गया, ये बड़े शांत चल रहे हैं। ये चीज हो गई है। लगा, और ये भेड़िया आया का जो माहौल है, ये 11 साल से बना हुआ है। इसमें नई बात कुछ नहीं है। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।